हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के नंबरों में कितना अंतर है, नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट पर क्या प्रभाव होगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कोर्ट केस हम लोग का लगा था, आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो है बात की गई है कि जो 13 तारीख को सुनवाई थी उसमें ये बात की गई है कि प्रार्थना के अनुसार, यहाँ आप देख सकते हैं लगा है, प्रार्थना के अनुसार 4 सप्ताह के बाद सूची बनाएं और अंतरिम आदेश यदि कोई पहले दिया गया हो लिस्टिंग की अगली तारीख तक बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो भी, यानी कि वही स्टे वाली बात की गई है कि जो स्टे पहले दिया गया था वो अगले लिस्टिंग डेट तक जो है वो लागू रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर ये 4 हफ्ते यानी कि मिड मार्च तक डेट लगने की संभावना है हम लोग की। तब तक 4 सत्ते 28 दिन हो जाएगा अपना। और ये प्रक्रियाएं जो है वो मार्च लास्ट तक चलती रहेंगी, अपना जो भी होगा देखा जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जनता दरबार के माध्यम से सीएम सर द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि मार्च लास्ट तक आप लोग की वैकेंसी क्लियर करा दी जाएगी। तो हम लोग कुछ भरोसा जता सकते हैं, आगे जो भी बच्चियों का प्रयास है जनता दरबार जाने का या आयोग जाने का, वो सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। आप लोगों को मतलब आह्वान किया गया है आप लोगों का ये 20 फरवरी को कि आप लोग आयोग आइए। तो जितने भी लोग आयोग चलने के लिए रेडी हों कृपया वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिन ग्रुपों के माध्यम से लड़कियां जाने के लिए तैयार हैं और आगे भी वो लोग पहले भी जा चुकी हैं। और ये धरना है, दोनों शिफ्ट के बच्चों को अपेक्षित है कि वो लोग आएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो इस पे कुछ देखेंगे हम लोग आगे। आप लोग देखे होंगे, ये हम लोग का नोटिफिकेशन है जो पहले विज्ञप्ति आई थी, वैकेंसी आने से पहले आई थी, मतलब फॉर्म निकला था हम लोग का तब की है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 11 नंबर में लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट इसमें दिया गया है। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ये आप लोग देख रहे हैं, ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। कुछ लोगों को ये नहीं पता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से लागू होती है। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये जो है फर्स्ट शिफ्ट के पेट का स्कोर कार्ड है। अब की जस्ट जो अभी हुआ है 2023 में रिज़ल्ट आया है, 2024 में रिज़ल्ट आया है, उसका है ये जो है फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे का है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये है उनका रियल नंबर जो उनको मिला था और ये है उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर। आप यहाँ देख रहे होंगे अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन स्कोर। जिनको भी लग रहा है कि नंबर नहीं कटते हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों के, वो देख लीजिए नंबर कटा है। यहाँ आप कितना नंबर कटा है ये आप ही कमेंट करके बताइए। आप लोग देख भी रहे होंगे, उसके अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब आगे दिखाएंगे हम आपको सेकंड शिफ्ट वालों का, जिनको लगता है कि बढ़ेगा नहीं नंबर। आप ये देख लीजिए सेकंड शिफ्ट का, यहाँ 25.5 नंबर है इनका और नॉर्मलाइजेशन स्कोर इनका 27 है। तो आप अपने हिसाब से बताइए और जोड़ लीजिएगा कितना नंबर बढ़ा है। ये सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे का है। आगे एक और है, ये देख लीजिए, ये भी है सेकंड शिफ्ट में और दोनों शायद 29 तारीख का है। 29 तारीख को जो पेपर हुआ था पेट वाला, अभी जस्ट वाला, उसी का रिज़ल्ट है ये तीनों।
फर्स्ट शिफ्ट का ये पहला वाला फर्स्ट शिफ्ट का है, ये वाला ये फर्स्ट शिफ्ट का है, और ये जो है सेकंड शिफ्ट का है, और ये भी सेकंड शिफ्ट का है। तो देख लीजिए इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये भी UP-SSC आयोग ही करवाया है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसी होती है आप लोग देख रहे होंगे। इसमें जस्ट एकदम 3 नंबर नहीं बढ़ा है, पहले वाले में 3 नंबर अगर कटा है, इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए पहले इसमें 3 नंबर जो है आप लोग को दिख रहा होगा कि 3 नंबर कटा है। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे 2 नंबर बढ़ा है, इसमें 2 आपको लग रहा होगा 1.25 बढ़ा है इसमें। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये भी UP-SSC आयोग के द्वारा ही नॉर्मलाइज किया हुआ स्कोर है, और हम लोग का भी पेपर UP-SSC ही करवाया है। कोई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें अलग से नहीं लागू होगी। तब आइए देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई कैसे जाती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मान लीजिए हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट में पहली शिफ्ट वाले जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों का औसत, अगर उन लोग के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो प्राप्तांक है, यानी कि जो नंबर जितना नंबर पाए हैं बच्चे, जितना प्राप्तांक है उसका औसत निकाला जाएगा, और सेकंड शिफ्ट वालों का औसत निकाला जाएगा। तो मान लीजिए इनका फर्स्ट शिफ्ट वालों का औसत 55 हो गया, और सेकंड शिफ्ट वालों का औसत जो है वो 52 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, बराबर किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को तुलनात्मक रूप से एक समान स्तर पर लाने हेतु अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड स्कोर का आगणन आयोग द्वारा अनुमोदित गणितीय आधार पर किया जाता है। अब आप लोग देखेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन, मान लीजिए इन लोग का औसत जो है 55 आया और सेकंड शिफ्ट वालों का 52 आया। अब इन दोनों स्कोर को बराबर करना है। 3 नंबर का अंतर है, आप लोग देख रहे होंगे 3 नंबर का अंतर है। अब आप बताएं कि 3 नंबर का अंतर है, तो क्या आप लोग के मन में एक प्रश्न होगा कि क्या ये 3 नंबर जो है सारे बच्चों को, सारे सेकंड शिफ्ट वाले सारे बच्चों को 3 नंबर डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाएगा? तो नहीं, तीनों नंबर नहीं मिलेगा, सबको 3 नंबर पूरा नहीं मिलेगा। अब आप यहीं पेट वाला देख लिए होंगे स्कोर कार्ड कि इसमें इनका कितना कटा है। अगर मान लीजिए 2.75 कटा है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे, तो क्या इन लोगों का पूरा मिल गया है? इन लोगों को वापस जो है पूरा 3 नंबर मिल गया है? नहीं, पूरा 3 नंबर नहीं मिलता है। पूरा मतलब 2-3 नंबर जितना भी इनका कटा है उतना उनको डायरेक्ट नहीं मिल गया है। अब ये क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपने अगर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपके कम नंबर आए हैं और गलत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम बढ़ेंगे। और आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए और गलत क्वेश्चनों की संख्या कम है, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। इस आधार पे सबके साथ ऐसे ही होगा, उस आधार पे नंबर बढ़ाए जाएंगे सबके। मान लीजिए 55 थे, 55 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में से और सेकंड शिफ्ट के औसत में 3 नंबर का अंतर है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का 55 है और सेकंड शिफ्ट का 52 है, तो इन दोनों के बीच में 3 नंबर का अंतर है, तो डायरेक्ट 3 नंबर नहीं दिया जाएगा हर बच्चे का। और क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के उस तौर तरीके पे डिपेंड करेगी कि आपने जो अटेम्प्ट किया है उन सारी चीज़ों को देखते हुए किया जाएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि अब ये होता है कि आप लोग एक चीज़ ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि मान लीजिए इसमें जो है क्या कहते हैं, पेट का जो स्कोर कार्ड है, वो तो स्कोर कार्ड जारी किया है तब जाके पता चला है कि किसका कितना नंबर बढ़ा है, कितना किसका घटा है, तब जाके पता चला है। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं अगर स्कोर कार्ड उसमें
दिया जाता है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तभी पता चल पाता है कि इसमें कितने नंबर घटे हैं और कितने नंबर बढ़े हैं। बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें स्कोर कार्ड जारी करने का ऑप्शन नहीं है या स्कोर कार्ड उसके जारी नहीं होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के नंबर पता नहीं चल पाते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा नंबर है और सेकेंड शिफ्ट में किसी बच्चे का कम नंबर है, तो आप लोग देखते होंगे कि उसका हो जाता है और आपका नहीं होता है। तो आपको लगता है कि मेरा नंबर ज़्यादा था, मेरा नहीं हुआ, उसका 1-2 नंबर कम रहता है आपसे और उसका हो जाता है। तो ये नॉर्मलाइज करके हो जाता होगा उसका, ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो भी होगा, अब बात करते हैं जो 4 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में बढ़े हैं उसको लेकर के। तो जो 4 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में बढ़ा है, वो कई लोग तो ऐसे हैं जिनका बढ़ा ही नहीं है, और कई लोग हैं कि 1-2 नंबर बढ़ गया है, कई लोग हैं जिनका 3-4 नंबर बढ़ गया है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पेट का स्कोर कार्ड आप लोगों को दिखाया कि एक लड़की का जो है 16 नंबर है और कट के वो 13 नंबर हो गया है। तो वैसे ही फर्स्ट शिफ्ट वालों में जिनका भी नंबर ज़्यादा है, वो ये उम्मीद बना के ना रखें कि उनका जितना है उतने रह जाएगा। जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो सेकंड शिफ्ट वाले तो मान लीजिए फ़ायदे में रहेंगे कि उनका जितना है उतने रहेगा, कटने वाला तो नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं उनका कट भी सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की, उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सेकंड शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल परेशान मत होइए, सब लोग धैर्यपूर्वक रहिए। वैकेंसी सबकी है, किसी एक की नहीं है, ना फर्स्ट शिफ्ट वाले की अकेले की है, ना सेकंड शिफ्ट वाले की अकेले की है। दोनों लोग का सहयोग अपेक्षित है, और जो भी प्रक्रिया रिजल्ट को और रिजल्ट निकलवाने या डीवी करवाने या भी जो भी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें दोनों शिफ्ट वाले बच्चे आगे आएँ और सब लोग अपनी अपनी सहभागिता निभाएं। आप लोग को अगर लड़ाई झगड़े से छुट्टी मिल जाए तो कम से कम कुछ ठीक बात कर लिया करिए। और दूसरी बात, आप लोग जो ये कोर्ट वोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और जिसके सहारे जाने की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू जाने की बात कर रहे हैं, पहले उसके मन की जिज्ञासा को जान लीजिए, उसके मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश कीजिए। मैं कहना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मैं बता दूं कि आप लोग जिनको अपना नेता मान के चल रही हैं ना, उनके बारे में पहले आप लोग पता कर लीजिए कि उनके मन में चल क्या रहा है। सेकंड शिफ्ट की 2 बच्चियां ऐसी हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनको वो लड़कियां अदर लड़कियों के भड़का रही हैं, कह रही हैं कि मतलब चलो हम लोग रीट डालेंगे, आयोग चलेंगे या फिर कोर्ट चलेंगे। तो मैं उन लोगों से बता दूं कि ये कोई पहला एग्ज़ाम नहीं है जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में सरल क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में टफ क्वेश्चन दे दिए हैं। ऐसा हर एग्ज़ाम में होता है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई भी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग किसी लड़की के चक्कर में, भड़काने के चक्कर में आ जाके उसको आप लोग पैसे देने के चक्कर में, फिराक में कि मैं पैसा कितना भी लगेगा मैं पैसा दे दूँगी और काम हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले जो कोड खेल रहे हैं उनसे अनुभव थोड़ा ले लीजिए, उनसे थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि किस तरीके से आप लोग को भड़का के और पैसे ऐंठने की फिराक में रहते हैं। 2 लड़कियां ऐसी हैं जो हमारे संपर्क की और लड़कियां हैं, उन लोगों से कह करके कि चंदा इकट्ठा करो, हेन करो, तेन करो, पता नहीं क्या क्या करो, और जो है जमा करो, हम लोग मिलके आयोग वहाँ चलेंगे, कोर्ट चलेंगे। तो फिर जब उन लोगों ने हमसे पूछा कि क्या कहते हो, ऐसे ऐसे बतिया रही लड़कियाँ, तो मैंने कहा जो लीड कर रही हैं उनसे थोड़ा मेरी बात करवाओ, हम बतियाते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे क्या कर रही हैं। तो उनमें से एक लड़की से मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा पता है, हालांकि वो ये वीडियो सुनेंगी तो गाली ज़रूर देंगी मुझे पता है, लेकिन इस तरीके से किसी बच्चे को टार्चर करना अच्छी बात नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेल करना अच्छी बात नहीं है। पैनिक तो सब हैं, किसी ना किसी थ्रू से पैनिक है कि मेरा कम नंबर है या किसी भी तरीके से, और वैकेंसी को लेट हो रहा है, वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही, इस तरीके से किसी न किसी तरीके से पैनिक सब लोग हैं।
और सबकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि बच्चे ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से, चाहे कर्जा निकालना हो, चाहे कहीं से भी लाके देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ किसी भी तरीके से काम हो जाए। लेकिन अगला क्या सोचता है ना कि बहती गंगा में हाथ धुल लो, अगर लड़कियां कमाना चाह रही हैं तो कमा लो। वो लड़की यही बोली कि आप बीच में ना आइए, अगर आप आती हैं, अगर आप लीड करना चाहती हैं तो आप ही लीड कर लो। 25% आप ले लेना और 75% मैं रखूँगी। उनका कहना ये है। आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिए। आप अपने नेता पर तभी भरोसा करिए जब वो भरोसे लायक हो। और उसको भी पता है, वो मुझसे ये भी बोल रही थी कि मुझे भी पता है कि कुछ होना जाना नहीं है, उसका 42 नंबर है लड़की का, सेकंड शिफ्ट में है, वो जनरल में आएगी, वो उसका 42 नंबर है। अब मैं नाम तो नहीं लूँगी जो लड़कियां उसके पीछे घूम घूम के अदर लड़कियों से वो बताइए अपना, बताइए कि मेरा 65+ नंबर है, मैं तुम लोग के साथ हूँ और तुम लोग जो कहो मैं ऐसे वकील से मिलवाऊंगी, वैसे वकील से मिलवाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो इन सब चक्करों में ना पड़िए। आप जितना भी है आपके पास, जो भी है, उन सब चीज़ों को देखते हुए परेशान और पैनिक मत होइए कि मैं ये करूँगी, मैं भी साथ दूंगी, चंदा दूंगी, ये सब करना फालतू का काम है। अभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया प्रोसेस में रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम वो हो गई हैं। बढ़ा नंबर ज़रूरी थोड़ी है फर्स्ट शिफ्ट वालों का सबका नंबर बढ़ ही गया है, या सेकंड शिफ्ट वालों में सबका नंबर कम ही है। जितना आज तक स्कोर बताया गया यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, उन सब चीज़ों को लेकर के जितना एक्स्ट्रा फेक के सब लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग, हमें भी कुछ पता नहीं है कि स्कोर कितना जाएगा, लेकिन हमें ये उचित नहीं लग रहा है कि हम अपना ओवरव्यू दें कि ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता, ना हमको पता है, किसी को भी नहीं पता है कितना जाएगा। ऐसे पहले आप लोगों ने देखा होगा जब शॉर्ट लिस्ट होना था तो कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि 1 लाख से कम फॉर्म पड़ा है, जबकि 52,000 या 45,000 48,000 जो भी फॉर्म पड़ा हो 1 लाख के अंदर ही था। लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि 1 लाख से ज़्यादा कम फॉर्म पड़े हैं। और सब लोग कह रहे थे कि 20 नंबर तक जाएगा, जिसका भी पेट में 20 नंबर हो वो तैयारी करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से बताए गए बढ़ा चढ़ा के, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमें ज़्यादा यूट्यूब चैनलों पे विश्वास नहीं है। फिलहाल आप लोग जो भी विश्वास करते हो करिएगा, लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि आप जिसके थ्रू कोर्ट वगैरह जाने की ताक में रहते हैं कि वो मेरा साथ देगी, ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। सब लोग अपना कमाने खाने और रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करिए और वैकेंसी कैसे क्लियर हो उन सारी चीज़ों पर फोकस करिए। ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसके पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया था, रिवाइज आंसर की आई थी, तब भी काफ़ी फोर्स किया गया कि नहीं बनाओ, तो वीडियो ने बना दिया है। बाकी 20 तारीख को आयोग सबको चलना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आगे जो भी प्रोसेस होगा उसका अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, कोई विशेष प्रेशर या दबाव नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।